हरिओम, उमानंद मैम, शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत कोहल वर्ग के नैतिक सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। नैतिक सिद्धांत का अर्थ होता है नियम, अच्छे नियम के साथ, उपयुक्त नियम के साथ व्यवहार सीखना या व्यवहार में अच्छे नियमों को धारण करना नैतिक विकास कहलाता है। और नैतिक विकास में व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों का विकास निर्भर होता है, दोनों का विकास होता भी है। तो नियम के साथ व्यवहार सीखना और व्यवहार में नियम को जानना, समझना, अपना लेना, ये सब नैतिक विकास का रूप कहलाता है। तो नैतिक विकास का ये रहा अर्थ। अब हम चलते हैं कि जो कोहल वर्ग है, जो नैतिक विकास का इन्होंने सिद्धांत दिया, वास्तव में ये इनका सिद्धांत नहीं था। जीन पियाजे का नैतिक विकास के सिद्धांत का इन्होंने शोध किया। जीन पियाजे के नैतिक सिद्धांत का इन्होंने व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया, उसमें शोध किया, फिर उसका उन्होंने अपने हिसाब से प्रयोग किया, फिर उसके आधार पर इन्होंने अपने नैतिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वास्तव में जो कोहल वर्ग थे, जीन पियाजे के सिद्धांत, नैतिक विकास के सिद्धांत के अध्ययन के पश्चात इन्होंने धर्म संकट से संबंधित अनेक प्रश्न का निर्माण किया। धर्म संकट क्या होता है? जैसे ऐसे समझिए, एक ही समय में आपका क्लास टीचर भी पानी मांग रहा है और एक ही समय में आपके क्लास के कोई टीचर, मैडम कोई पानी मांग रही है, तो आप पानी किसे देंगे? तो अब उस समय स्थिति क्या निर्णय लेंगे आप कि पहले क्लास टीचर को पानी दें या कक्षाध्यापक को पानी दें? तो वहाँ पर एक धर्म संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि पानी लाने वाला एक है और मांगने वाले दो हैं, विद्यार्थी है। तो ऐसे परिस्थिति में आप क्या निर्णय लेंगे? तो इस परिस्थिति में उपयुक्त निर्णय यही होता है कि जो क्लास टीचर है उसे पानी दिया जाए, क्योंकि मैडम नाराज़ होंगी तो कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर क्लास टीचर नाराज़ होगा तो ज़्यादा दिक्कत कर सकता है। कहने का मतलब दोनों अच्छे हैं, दोनों रिस्पेक्टेबल हैं, दोनों आदर के पात्र हैं, परंतु जब दो कर्तव्य एक साथ उपस्थित हो जाए या दो परिस्थितियाँ एक साथ उपस्थित हो जाए तो किस परिस्थिति का चुनाव करें, ऐसे से संबंधित प्रश्न उन्होंने अनेकों प्रश्न बनाए। करने का मतलब उसी को कहते हैं धर्म संकट। जैसे धर्म संकट का मतलब एक ही समय में दो काम, वो दोनों काम अच्छे हों या दोनों काम बुरे हों, या एक अच्छा हो एक बुरा हो, दोनों अच्छे हों दोनों बुरे हों, ऐसे अनेक प्रकार के जो है प्रश्न उन्होंने बनाया और उसका उन्होंने छात्रों पर, अनेक विद्यार्थियों के समूहों पर उसका उन्होंने प्रयोग किया, समाज के बच्चों पर उसका उन्होंने प्रयोग किया, उस प्रश्न को हल कराया। फिर उसके बाद उन्होंने उसका अध्ययन किया। अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने अपना निष्कर्ष निकाल करके उन्होंने बताया कि जो है संज्ञानात्मक नैतिक विकास किस तरह से बालकों में होता है। उसी सब चीज़ों का हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो जो धर्म संकट की स्थिति है, जैसे आप या तो जी भर सो लो या तो मेहनत करके पढ़ लो। तो जी भर के सोओगे तो सब कुछ खोगे, थोड़ा सा कष्ट उठा के पढ़ोगे तो सब कुछ पा जाओगे। तो ऐसे टाइप का एक सुख भोगी है, एक दुख भोगी है। एक दुख सुख को देता है, एक सुख दुख को देता है। तो आप कौन सा सुख चाहेंगे? तो ऐसे टाइप का जो प्रश्न था उसी को धर्म संकट प्रश्न कहते हैं, जो उनके सामान्य दिनचर्या से, व्यवहार से, पढ़ाई लिखाई से, संबंधों से, परिवार से, समाज से, देश से, सामान्य जानकारी से जुड़े हुए थे। तो उसी से संबंधित उन्होंने अध्ययन किया और शोध के आधार पर अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया। इन्होंने अपना जो नैतिक सिद्धांत दिया था कोहल वर्ग ने, इन्होंने 3 स्तर बताया कि नैतिक विकास जो है 3 स्तर पर होता है। पहला है पूर्व नैतिक स्तर। पूर्व नैतिक स्तर का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर नैतिकता का कोई नियम तो नहीं बना रहता है, नैतिकता का एक नींव बन जाता है, लेकिन नियम उसका बाहरी स्वरूप नहीं बना रहता। यानी उसका नियम का, नैतिकता के प्रति या व्यवहार के प्रति जो नियम है उसका स्पष्ट रूपरेखा बालकों में नहीं बनी रहती है। यह सामान्यतः जो है, ये अवस्था जो है एक प्रकार से है, अगर देखा जाए तो सामान्यतः यह शैशव अवस्था, यानी 0 से 6 वर्ष तक की अवस्था है। तो यानी इस अवस्था में, पूर्व नैतिक अवस्था में, यानी नैतिकता के पहले की अवस्था है ये। यानी नियम का पूरा विकास नहीं हुआ, नियम के प्रति पूरा समझ नहीं बन पाया है, नियम को अच्छी तरह से अपने तर्क के अनुसार धारण नहीं कर पा रहा है, नियम के मूल्य को, उसके औचित्य को नहीं समझ रहा है। यानी इस अवस्था में नैतिकता का जो है, नैतिकता का प्लेटफार्म बन जाता है, परंतु नैतिकता का अस्थायी रूप नहीं होता है। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? पूर्व नैतिक अवस्था।
फिर इसके बाद इस अवस्था के बाद जब वो बाल्यावस्था में प्रवेश करता है, यानी 6 से 12 वर्ष की अवस्था में अगर प्रवेश करता है, यानी बाल्यावस्था में जब वो प्रवेश करता है, तो दूसरी अवस्था शुरू होती है जिसको पारस्परिक भूमिका अनुरूपता स्तर। इसमें क्या होता है, इस अवस्था में बालक जो है समाज के अनुरूप, माता पिता के अनुरूप, शिक्षक के अनुरूप, संस्कार के अनुरूप, अपने संस्कृति के अनुरूप, अपने समाज के धर्म के अनुरूप या अपने समाज के होने वाले पर्यावरणीय गतिविधियों के अनुरूप व्यवहार करता है और उसको क्या करता है, नियम समझने लगता है। इस अवस्था में उसको थोड़ा तर्क करने की, समझने की, अनुमान लगाने की, थोड़ा सोचने की क्षमता आ जाती है। फिर भी वह समाज के अनुरूप, परिस्थिति के अनुरूप, माता पिता, गार्जियन, मित्र मंडली इत्यादि के अनुरूप क्या करता है, व्यवहार प्रदर्शित करता है। यहाँ पर जो है उसका धीरे धीरे नैतिक विकास का, यानी व्यवहार में नियम का, नियम से व्यवहार का, इन दोनों गतिविधियों का इसमें विकास तेज़ी से होने लगता है। फिर आता है तीसरा जो स्तर होता है, यह अति उत्तम स्तर है। यह क्या है, अति उत्तम स्तर है। इस पर जब नैतिक विकास, यानी ये लगभग बाल्यावस्था के बाद जब किशोरावस्था शुरू होता है और जीवन पर्यंत ये अवस्था बनी रहती है, यानी ये अवस्था पाई जाती है। ये आत्मस्वीकृति नैतिक सिद्धांत स्तर। अब आत्मस्वीकृति इस स्तर पर जो है उसका जो नैतिक विकास है, अपने हृदय में मंथन के आधार पर, अपने हृदय को जो अच्छा लगे, अपने हृदय में मूल्यांकन के आधार पर, अपने सोच समझ के आधार पर जो नियम सिद्धांत है उस कसौटी के अनुसार वह व्यवहार करता है। जैसे अगर आप कहते हो कि ये चीज़ अच्छा है और उसे समझ में आ गया वो, तो उसको हृदय से धारण कर लेता है, किसी भी परिस्थिति में उसे तोड़ना नहीं चाहता है। कहने का हमारा मतलब है कि इसमें जो है सुपर ईगो काम करता है, उसका एकदम उत्तम निर्णय अपने हिसाब से वो तय करता है, समाज के औचित्य अनौचित्य को समझता है। यानी कहने का मतलब उसको यह समझ आ जाती है कि कौन सा नियम कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, कौन से नियम की किस अवस्था में उपयोग होना चाहिए, किस व्यवहार को किस नियम से करना चाहिए, व्यवहार को किस सीमा तक पूरा करना चाहिए, किस नियम से पूरा करना चाहिए, किस परिस्थिति में पूरा करना चाहिए। इन सब बातों को वह बड़े गंभीरता से, बड़े हृदय से वह समझने की उसकी क्षमता आ जाती है। यह जितनी ही क्षमता उसके पास अधिक होती है, उसके पास व्यक्तित्व की ऊंचाई या जीवन में विकास का स्तर बहुत ऊंचा होगा। जितना ही सब क्षमता कम होगी उतना ही वह सामान्य या और निम्न स्तर का आदमी होगा। कहने का मतलब है कि इसमें आत्मस्वीकृति नैतिक, यानी हृदय से जो नियम सिद्धांत को अपने हृदय में धारण कर रखा है, व्यवहार में धारण कर रखा है, अपने मन मस्तिष्क में धारण कर रखा है, इसके आधार पर जो है उसका नैतिक विकास होता है उसके नियम के अनुसार। ये जान लीजिए कि जिसका कोई नियम नहीं, जिसका कोई सिद्धांत नहीं, वह व्यक्ति नहीं, जानवर होता है। कोई भी हो, जिसका कोई नियम नहीं, जिसका कोई सिद्धांत नहीं, उसका कोई निश्चित स्वरूप भी नहीं होता, ऐसे लोग जानवर होते। तो लेकिन जब नैतिकता का स्तर इस स्तर में प्रवेश करता है, तब वह व्यक्ति जो है उस सिद्धांत, उस नियम, उस कानून, उसकी मर्यादा, उसकी उपयोगिता के आधार पर अपने जीवन का व्यवहार सुनिश्चित करते हुए आगे बढ़ता है। अगर नहीं बढ़ेगा तो उसका उतना नैतिक विकास कम होगा, नहीं होगा, व्यक्तित्व भी छोटा होगा। अब चलते हैं, इन्होंने क्या किया, अब लगभग तीनों अवस्थाओं को आप समझ गए होंगे। अब इन्होंने क्या किया कि इन तीनों स्तरों को 6 अवस्था में बांटा है। प्रत्येक स्तर को 2-2 अवस्था में बांटा है। इन्होंने ये बताया कि जो पूर्व नैतिक स्तर है, पारस्परिक भूमिका अनुरूपता स्तर है, आत्मस्वीकृति नैतिक सिद्धांत स्तर है। आत्मस्वीकृति के अंतर्गत वह जब तक हृदय से स्वीकार नहीं करेगा तब तक उस नियम को मनबय नहीं करेगा, ऐसी प्रवृत्ति होती है, ऐसा उसका स्तर होता है। तो इन तीनों स्तरों को 6 अवस्थाओं में बांटा और 6 अवस्थाओं को बताया कि एक के बाद एक यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी इस क्रम से चलती है। 6 अवस्थाएं एक क्रम से चलती हैं। जैसे पूर्व नैतिक स्तर के बाद पारस्परिक भूमिका अनुरूपता स्तर, फिर उसके बाद आत्मस्वीकृति नैतिक सिद्धांत स्तर आता है। उसी तरह से ये 6 अवस्थाएं हैं। प्रत्येक स्तर को इन्होंने 2-2 अवस्थाओं में बांटा। 6 अवस्थाओं से गुजरता हुआ नैतिक विकास होता है लोगों में या बालकों में या जीवन में। चलते हैं इसमें, हम देखते हैं इसमें पहला है इसमें जो पूर्व नैतिक स्तर है, यानी अभी नैतिकता का पूरी तरह से विकास नहीं हुआ है, उसका अपना विकास नहीं हुआ। वो जो कुछ भी नैतिकता सीख रहा है वो बाहर से सीख रहा है, वो उसको सीधा एडाप्ट कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, यह इसकी प्रथम अवस्था होती है आज्ञा एवं दंड की व्यवस्था। इसमें जो है वो बड़े लोगों की बात मानता है, आज्ञा का पालन करता है तो उसे प्रशंसा मिलती है।
और यदि उनकी आज्ञा का उल्लंघन करता है, शरारतपना करता है, तो उसे दंड मिलता है। तो इस प्रकार से आज्ञा पालन करने में, गलत चीज़ों का दंड मिलने पर वह सही नियम को सीखता है, सही व्यवहार को सीखता है। यानी हम ये कहें कि अच्छे कार्य में जब प्रशंसा मिलती है, गलत कार्य में उसे अगर शर्मिंदगी महसूस होने लगती है, तो वह धीरे धीरे सही नियम, सही व्यवहार को समझने लगता है। एक प्रकार से कहें तो इस अवस्था में संस्कार अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जैसा संस्कार होगा, संस्कार जितना ही अच्छा होगा, उसमें नियम, कानून, सिद्धांत उतने ही अच्छे होते हैं। ये आप जान लीजिए, जितने ही संस्कार अच्छे हैं, जिसका परिवार जितना अच्छा है, उस परिवार में उतने ही नियम फॉलो किए जाते हैं और होते भी हैं। और नियम सदैव सबको सुरक्षा और सबको सही दिशा में ले जाता है। तो इस प्रकार से ये जो है आज्ञा और दंड पालन के आधार पर वह अपने विचार को, कर्म को नियम के अनुसार ढालना शुरू करता है। यह रहा पहली अवस्था। फिर इस अवस्था जब समाप्त होती है तो दूसरी अवस्था शुरू होती है, लेकिन दूसरी अवस्था के लिए भी पूर्व नैतिक स्तर, उसका जो है नैतिकता का पूर्व पहले का ही स्वरूप होता है। इस अवस्था में अहम केंद्रित अवस्था होती है। अहम केंद्रित अवस्था में क्या होता है कि आज्ञा और दंड पालन के साथ ही वह जो है अपनी आवश्यकता, इच्छा या सुख के अनुरूप भी व्यवहार करना शुरू करता है। यानी मतलब अपने आप को सुख, यानी जिसको वो पसंद करने लगेगा, उसकी बात मानने लगेगा, उसका व्यवहार का छाप, उसके नियम का छाप उसके शरीर पर ज़्यादा पड़ेगा, उसके दिमाग में या नैतिकता विकास में ज़्यादा पड़ेगा। यानी अहम केंद्रित वह अपने सुख के लिए, अपने प्रसन्नता के लिए, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए भी जो है वह जो है क्रियाकलाप सीखता है, क्रियाकलाप वैसा अपनाता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो यहाँ पर भी जो चीज़ सीख रहा है उसमें नियम नहीं है, बल्कि एक नियम का आधार बन रहा है। क्या बन रहा है? आवश्यकता, उसकी इच्छा, उसकी प्रसन्नता, उसका सुख, उसका आधार बन रहा है। और यह आधार की पूर्ति बड़े लोगों के, जिनके थ्रू होती है, उसके आधार पर हो रहा है। यानी बड़ों के आधार पर, बड़ों के द्वारा भी वह जो अपने सुखों को प्राप्त करने हेतु, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु व्यवहारों को सीखता है। यानी यह नैतिकता का अहम केंद्रित अवस्था है, जो द्वितीय अवस्था है। जब नैतिकता का तृतीय अवस्था शुरू होता है तो इसमें क्या होता है? पारस्परिक भूमिका अनुरूपता है। इसमें समाज के अनुरूप व्यवहार करना सीखता है। तो इसमें क्या है कि जब यह अपनी इन इच्छाओं से धीरे धीरे जब रूबरू होने लगता है, इसके अनुसार व्यवहार करने लगता है, नियम सीखने लगता है, आवश्यकता की पूर्ति का आधार या कोई कारण खोजने लगता है, तो इसके बाद जब वो थोड़ा और बड़ा होता है, यानी बाल्यावस्था में जब वो प्रवेश करता है, बाल्यावस्था में जब वो प्रवेश करता है तो वह समाज के अनुरूप जब प्रशंसा पाता है तो और समाज के अनुरूप और अच्छे से व्यवहार करने लगता है। समाज, यानी ये तो यहाँ तक तो परिवार रहा, अब यहाँ समाज की स्थिति आ जाती है। तीसरी चौथी अवस्था में, पाँचवीं छठी अवस्था में समाज की स्थिति है। तो समाज के अनुरूप व्यवहार करना, व्यवहारों में सक्रिय रहना, लोगों की बातें मानना, तो जब उसके प्रशंसा मिलती है तो और ज़्यादा समाज के अनुरूप व्यवहार करने लगता है। फिर भी इस अवस्था में थोड़ा मोड़ा वह नियम को समझने लगता है, व्यवहार को समझने लगता है, उसके पीछे वो थोड़ा मोड़ा तर्क को भी समझने लगता है, उसके लाभ हानि की भी बात उसके दिमाग में आती है। परंतु जब चौथी अवस्था, यानी ये अवस्था समझ में आता है, तो जब चौथी अवस्था आती है जो सामाजिक अनुरूपता की अवस्था है, इस अवस्था में क्या करता है, यहाँ तक तो दूसरे से अपना रहा था, प्रशंसा दूसरे के व्यवहार को देख करके सीख रहा था। अब यहाँ क्या करता है, आगे चौथी अवस्था में वह समाज के अनुरूप अपने योग्यता का, क्षमता का, अपने तर्क का, अपने मूल्यांकन की क्षमता का पूरा उस क्षमता का प्रयोग करके उस समाज के व्यवहार को और आगे बढ़ाता है, समाज के अनुरूप व्यवहार को और आगे बढ़ाता है। समाज के पक्ष में उचित न्याय को बताना, तर्क को देना समाज के पक्ष में, मूल्यांकन भी समाज के अनुरूप करना, क्योंकि ये जितनी सामाजिक अनुरूपता है अब इसमें एक सपोर्ट वो स्वयं करता है। पहले तो सीखा यहाँ पर समाज ने उसे नैतिकता सिखाया, अब यह समाज की नैतिकता का पोषण कर रहा है, उसमें वृद्धि कर रहा है। यह अवस्था आ जाती है उसको सामाजिक अनुरूपता की, यानी अपनी योग्यता, क्षमता, सोच, समझ, शिक्षा, ज्ञान, व्यवहार को समाज के अनुरूप नैतिक नियम का विकास करना, समाज के अनुरूप व्यवहार को सीखना, सामाजिक व्यवहार में उन नियमों को खोजने संबंधी बातों या उसके अनुरूप व्यवहार करने की क्षमताओं में वृद्धि करता है।
यहाँ पर वृद्धि करता है। फिर जब इस अवस्था से और आगे बढ़ता है, यानी किशोरावस्था या अन्य अवस्थाओं में अगर वो प्रवेश करता है, तब वो जो है आत्म स्वीकृति नैतिक सिद्धांत स्तर उसका काम करना शुरू करता है। उस स्तर के अंतर्गत पांचवी अवस्था आती है सामाजिक सहमति की अवस्था। अब मैं ये बता रहा था कि आत्म स्वीकृति का मतलब अब उसके अंदर किसी चीज़ को तौलने की क्षमता आ जाती है कि कौन नियम कहाँ तक सही है, कौन सा नियम में क्या गलत है, कौन सा नियम में क्या सही है, कौन सा नियम कहाँ तक सही है, कौन सा नियम किसके लिए सही है, कौन सा नियम किस रूप में सही है। ये सब बातों की उसके अंदर क्षमता, योग्यता, समझ, शिक्षा, दीक्षा सब के कारण से वो आ जाती है। तो ऐसे अवस्था में वो क्या करता है, जब उसे समझ में आने लगता है कि अगर हम समाज के अनुरूप व्यवहार करेंगे, अपनी योग्यता क्षमता का पूरा व्यवहार करेंगे, तो ऐसे में हमें क्या मिलेगा, सामाजिक सहमति की अवस्था। मतलब अब वह समाज में प्रशंसा पाना, लोगों को जो है लोगों का लोकप्रिय चहेता बनना, लोगों से प्रेम प्राप्त करना, अपने व्यवहार के माध्यम से स्वयं के लिए भी कार्य करना, समाज के लिए भी कार्य करना, त्याग करना, मेहनत द्वारा अपने लिए भी मेहनत करना, समाज के लिए भी मेहनत करना, एक प्रकार से अपने लिए अच्छा व्यवहार, समाज के लिए अच्छा व्यवहार। यानी कहने का मतलब ऐसे व्यवहारों को वो बढ़ावा देता है जिसमें समाज की स्वीकृति, समाज का सपोर्ट, समाज का सहयोग उसे प्राप्त हो, समाज का मान सम्मान उसे प्राप्त हो। यहाँ पर तो स्वयं अपना ये व्यक्तिगत योगदान दे रहा था। अब यहाँ पर पांचवी अवस्था में वह क्या करता है, सामाजिक स्वीकृति यानी समाज को अपने साथ लेके आगे बढ़ता है। यहाँ समाज यानी चौथी अवस्था में समाज में सहयोग दे रहा था, और यहाँ क्या है, पूरे समाज को लेके साथ बढ़ता है। यहाँ पर क्या है, व्यक्तिगत के संग संग समाज को लेके साथ बढ़ता है पांचवी अवस्था में। अब यहाँ पर समाज का एक प्रकार से समूह बना लेता है अपनी योग्यता क्षमता से। समाज के नियम, सिद्धांत, परंपरा, रीति रिवाज, जो कुछ भी है, नियम कानून सिद्धांत, समाज के जो आदर्श हैं, जो समाज के मूल्य हैं, अब इन सबको लेकर के वो आगे बढ़ाना का कार्य करता है। इसके बाद जब छठी अवस्था आती है तो बालक के अंदर क्या होता है, विवेक की अवस्था उत्पन्न होती है। अर्थात हमारा जो नैतिकता है, हमारा नियम है, किस सीमा तक सही है, क्यों सही है, इसमें क्या गलत है, परिवर्तन हो रहा है तो इसमें क्या बदलना चाहिए। जैसे पहले के समय में लड़कियों को पढ़ाना लोग उतना अच्छा नहीं मानते थे। क्यों नहीं अच्छा मानते थे, कि उस समय जो सामाजिक व्यवस्था थी, सामाजिक जो स्थिति थी, वह उनके अनुकूल नहीं थी, उनके सुरक्षा के अनुकूल नहीं थी, उनके मान सम्मान के अनुकूल नहीं थी, विद्यालय नहीं थे। अब क्या है, अब परिस्थिति बदल गई तो लोगों की सोच बदल गई, लोगों को पढ़ाना पसंद किए, उनको साइकिल साधन चलाना स्वीकार कर लिए। कहने का हमारा तात्पर्य यह है कि अब समय बदल रहा है तो उसके अनुरूप हमारे नियम में क्या परिवर्तन होना चाहिए, समाज का कौन सा मूल्य बदल देना चाहिए, समाज में हम नियम या जो अनुशासन है, जो पद्धति है, जो संस्कार हैं, उसमें क्या बदलना चाहिए, क्या नहीं बदलना चाहिए, क्या सुधार करना चाहिए। यानी वो नियम के महत्व को, नियम में सुधार की बात, नियम में परिवर्तन की बात, नियम में समस्या के समाधान हेतु नए निर्माण की बात, अब वो अपने दिमाग से तौलना शुरू करता है। यह नैतिकता का विवेक अवस्था सबसे उच्च स्तर होता है। यही कारण है कि जब आदमी इस अवस्था को अच्छे तरह से जितना विकास होता है तो वह समाज का मार्गदर्शक, समाज सुधारक, दार्शनिक हो जाते हैं। लोग दार्शनिक हो जाते हैं, या समाज में या अपने घर में वो मालिकाना का काम करने लगता है। इस अवस्था में आदमी आते हुए उसका नेतृत्व तो उतना ही कुशल माना जाता है, उसका प्रभाव बहुत विशेष हो जाता है। कहने का हमारा तात्पर्य है कि जब नैतिकता विकास की जो छठी अवस्था है उसमें नियम को परिवर्तन करने की क्षमता, नियम के मूल्यांकन की क्षमता, नियम को पालन करने के स्वरूप, परिस्थिति, नियम के संदर्भ में व्यवहार के निर्धारण करने का स्वरूप इत्यादि उत्तम विवेक उत्पन्न होता है, जो उसके अंतर मन से प्रकट होता है। इसीलिए यह जो है आत्म स्वीकृति नैतिक सिद्धांत का स्तर माना जाता है। जैसे गांधी जी इस अवस्था में थे, गांधी जी की इसी अवस्था में थे, विवेक की अवस्था में थे। उन्होंने ऐसे नियम का प्रतिपादन किया जो मानव कल्याण के प्रत्येक स्तर पर, प्रत्येक समूह को, प्रत्येक व्यवहार में समानता का अधिकार देते हुए उत्तरोत्तर विकास का मार्ग प्रशस्त करे। गांधी जी इसी अवस्था में थे। इसी तरह से जो तुलसीदास जी या बड़े बड़े जो प्रवचनकर्ता होते हैं, जो सिद्धांतों के गूढ़ रहस्य को खोलते हैं, वह इस बात को समझते हैं
कहने का हमारा ये तात्पर्य शिक्षक भी ऐसा करता है जो उत्तम क्वालिटी के होते हैं, अच्छे खासे नामी गिरामी जो प्रोफेसर होते हैं। अब जैसे अगर कहा जाए जिस आदमी को यही सी बात पर विश्वास नहीं कि गलत काम का गलत परिणाम होता है, तो वह पढ़ा लिखा मूर्ख है, क्योंकि जहाँ पर नियम नहीं, जहाँ पर सिद्धांत नहीं, वहाँ पर उस विषय का, उस व्यक्ति का कोई रूप नहीं, कोई व्यक्तित्व नहीं। कहने का हमारा तात्पर्य इसमें वह नियम को तर्क के साथ, तर्क की कसौटी पर तौलता है कि कहाँ तक सही कहाँ तक गलत है। वह न्याय अन्याय के दृष्टिकोण से समझने लगता है और परिवर्तन के दृष्टिकोण से उसमें समझने लगता है, और नेतृत्व के दृष्टिकोण, समस्या समाधान, जनता के स्वीकृति और स्वीकृति, आवश्यकता और अनावश्यकता इत्यादि दृष्टिकोणों से मूल्यांकन करते हुए उत्तम बात को, उत्तम ज्ञान को, उत्तम नियम को आगे बढ़ाने का कार्य करने लगता है। यह रही विवेक की अवस्था के अंतर्गत नैतिकता के उत्तम स्वरूप, उत्तम योग्यता क्षमता के विकास की अवस्था, जो छठी अवस्था थी। इस प्रकार से उन्होंने, कोहल वर्ग ने तीन स्तरों को 6 अवस्थाओं के आधार पर अपने सिद्धांत, नैतिकता के सिद्धांत की व्याख्या की। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि नैतिकता के विकास का यह जो स्वरूप है विभिन्न यानी 6 अवस्थाओं से कैसे गुजरता है। ऐसा नहीं कि इसमें कोई अवस्था बाद में आगे पीछे होगी, नहीं, इस ही सिस्टम से आप याद रखिएगा। 1 2 3 4 5 6 अवस्थाओं से क्वेश्चन करेगा तो अवस्थाओं से जवाब दीजिएगा। अगर स्तर से प्रश्न करेगा तो स्तर से, ये स्तर को भी आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं और यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर ऐसे भी पूछ सकता है कि नैतिक विकास का सबसे उत्तम स्तर क्या है, सबसे निम्न स्तर क्या है कोहल वर्ग के अनुसार, तो सबसे उत्तम स्तर हो जाएगा विवेक की अवस्था और सबसे निम्न स्तर हो जाएगा आज्ञा एवं स्तर की बात पूछा है। सबसे उत्तम स्तर तब तो ये होगा आत्म स्वीकृति नैतिक सिद्धांत का स्तर होगा, और सबसे निम्न स्तर पूछेगा तो पूर्व नैतिक स्तर होगा कोहल वर्ग के अनुसार। इस प्रकार से इन सब बातों का आप ध्यान रखते हुए रट लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।